नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस एक आखिरी रुकावट के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्लुएंसी के रास्ते में आती है। हम C2 लेवल यानी एडवांस फ्लुएंसी की उस मास्टर की को अनकवर करेंगे जिसके बारे में ग्रामर की किताबें अक्सर खामोश रहती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, करेक्ट वर्ड्स आखिर कभी कभी रॉन्ग क्यों साउंड करते हैं? ये फ्रस्ट्रेशन हम सब ने कभी न कभी महसूस की ही होगी। एक सेंटेंस बनाया, ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट है, डिक्शनरी के हिसाब से वर्ड्स एकदम सही हैं, पर फिर भी किसी नेटिव स्पीकर को सुनने में वो थोड़ा अजीब लगता है। कुछ तो अस्वाभाविक, कुछ तो मिसिंग लगता है ना। ये जो अजीब लगने वाली फीलिंग है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कल्प्रिट है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन का ट्रैप। जब मातृभाषा से एक एक शब्द उठाकर डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो वहां एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। वर्ड्स का मीनिंग तो सही निकल आता है, लेकिन उनके आपस में जुड़ने का जो एक नेचुरल फ्लो होता है वो पूरी तरह से खो जाता है। सेक्शन 1, द एडवांस्ड वोकैब्युलरी सीक्रेट। अब वक्त आ गया है उस छुपी हुई ट्रिक को समझने का जो आम बोलचाल को एकदम नेचुरल और नेटिव लाइक बना सकती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर एक खूबसूरत कोट के जरिए समझें तो वो है वर्ड्स दैट होल्ड हैंड्स, यानी ऐसे शब्द जो एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। ये सुनने में थोड़ा पोएटिक जरूर लग रहा होगा, पर इंग्लिश लैंग्वेज कुछ ऐसी ही है। यहाँ वर्ड्स की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और उनकी कुछ पसंद होती है। वो रैंडम तरीके से किसी के भी साथ नहीं जुड़ जाते, उन्हें अपना एक स्पेसिफिक साथी चाहिए होता है। अगर इसे टेक्निकली डिफाइन करें तो इन्हें कॉलोकेशंस कहा जाता है। ये ऐसी नेचुरल जोड़ियां हैं जहां इंग्लिश वर्ड्स एक दूसरे को खुद चुनते हैं, ना कि रैंडमली किसी के साथ जुड़ जाते हैं। यहां तक कि अगर कोई वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से बिल्कुल सही अर्थ दे रहा हो, अगर वो वर्ड अपने साथी के साथ सही तालमेल नहीं बिठा पाता तो उन्हें एक साथ बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। तो सबसे बड़ा गोल्डन रूल यही है, वर्ड्स चूज ईच अदर। शब्द एक दूसरे को चुनते हैं। ये एक ऐसा फाउंडेशनल लॉजिक है जिसके बिना C2 लेवल की वोकैबुलरी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जब तक इस लॉजिक को नहीं समझा जाता तब तक भाषा में वो नेटिव वाला फ्लो नहीं आ सकता। सेक्शन 2, वर्ब प्लस नाउन पेयरिंग्स। आमतौर पर होता क्या है, किसी भी एक्शन के लिए हम एक जेनेरिक वर्ब जैसे कि डू या करना लगा देते हैं, जो कई दूसरी भाषाओं में चल जाता है, लेकिन इंग्लिश इस मामले में काफी पिकी और स्ट्रिक्ट है। इस कंपैरिजन को ही देखते हैं। डू अ मिस्टेक कहना टेक्निकली ठीक लगने पर भी इंग्लिश के हिसाब से एकदम गलत है। सुनने में ही ये कानों को थोड़ा अटपटा लगता है। वही इसकी जगह सही नेचुरल जोड़ी है मेक अ मिस्टेक। गलती करने के एक्शन को दिखाने के लिए इंग्लिश ने मेक वर्ड को चुना है, और इस विशिष्ट क्रिया का उपयोग करने से लैंग्वेज बेहद सहज लगती है। इसी रिदम को बनाए रखते हुए एक और तुलना देखते हैं। इनकरेक्ट डू अ फोटो वर्सेस करेक्ट टेक अ फोटो। अगर वर्ड फॉर वर्ड अनुवाद करें तो डू अ फोटो बन जाता है, जो पूरी तरह अस्वाभाविक है। फोटो लेने के साथ वर्ब चाहिए टेक। ये दिखाता है कि इंग्लिश आम वर्ब्स को हर जगह लागू होने की इजाजत नहीं देती। सेक्शन 3, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग नेचर। बात सिर्फ वर्ब्स तक ही सीमित नहीं है। जब नेचर या मौसम की शक्तियों को डिस्क्राइब करने की बात आती है तब भी कोई रैंडम एडजेक्टिव नहीं उठाया जा सकता। यहां एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और विचार उत्तेजक सवाल सामने आता है, क्या रेन स्ट्रॉन्ग हो सकती है? अगर किसी दूसरी भाषा से डायरेक्ट ट्रांसलेशन सोचें तो तेज बारिश के लिए शायद स्ट्रॉन्ग वर्ड ही सबसे पहले दिमाग में आए। पर चलिए देखते हैं इंग्लिश में प्रकृति की इस ताकत को आखिर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। आंसर है नहीं। स्ट्रॉन्ग रेन कहना सरासर गलत है। इंग्लिश में जब बारिश की बात होती है तो ताकत से ज्यादा उसके वजन या उसके वॉल्यूम को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए सही कॉम्बिनेशन बनता है हैवी रेन। यहां हम बस कोई भी एडजेक्टिव लगाकर काम नहीं चला सकते। लेकिन वहीं अगर हवा यानी विंड की बात करें तो रूल्स तुरंत बदल जाते हैं। यहां हाई विंड का प्रयोग उतना ठीक नहीं है, जबकि सही और नेचुरल जोड़ी है स्ट्रॉन्ग विंड। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि रेन के साथ हैवी आया पर विंड के साथ स्ट्रॉन्ग। ये इस बात का क्लियर प्रूफ है कि ये सभी वर्ड्स अपने एक निश्चित गठबंधन के तहत जुड़ते हैं। सेक्शन 4, अचीविंग नेचुरल इंग्लिश फ्लुएंसी। इन सारी जोड़ियों को, इन सारे नेचुरल पार्टनरशिप्स को समझना एक तरह से भाषा के सबसे बड़े लॉक को खोलना है। यही वो अकेली मास्टर की है जो एडवांस्ड फ्लुएंसी की तरफ ले जाती है। तो अब तक के पॉइंट्स को अगर समराइज करें तो मुख्य टेकअवेज क्या निकलते हैं? पहला, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की आदत से हमेशा बचना है। दूसरा, इन नेचुरल पेयरिंग्स या कॉलोकेशंस को डीपली मास्टर करना है।
और तीसरा और सबसे जरूरी नियम हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ड्स चूज ईच अदर। इन पार्टनरशिप्स को समझना ही बिल्कुल नेचुरल और फ्लुएंट साउंड करने का सच्चा रास्ता है। और आखिर में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल। अगर इंग्लिश वर्ड्स इतनी केयरफुली अपने पार्टनर्स चुनते हैं और आपस में हाथ थामे रहते हैं, तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि दुनिया की दूसरी भाषाओं में कौन से वर्ड्स इस तरह एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। सभी भाषाएं एक लिविंग इकोसिस्टम की तरह होती हैं, जहां हर वर्ड की अपनी एक अलग दुनिया और अपनी पसंद होती है। इन छुपे हुए रहस्यों और साझेदारियों पर विचार करना अपने आप में ही एक बेहतरीन सफर है। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।